Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah who is most merciful. Assalamu alaikum to all of you. My name is Sumaya. I am student of BS Radiology. Currently I am in a 5th semester. आज जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो सर्जरी का एक चैप्टर है वीनस डिसऑर्डर उस पे है। और वीनस डिसऑर्डर के अंदर हमेशा से दो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। एक हमारे पास वेरिकोज वेन है और दूसरा हमारे पास जो है वो डीवीडी है यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा, ये जो मैंने जितना भी मटेरियल जो मेरी स्लाइड के अंदर है वो मैंने लिया है डॉक्टर इरफान मसूद की बुक से। लेकिन जो पॉइंट्स जो हैं वो बेले एंड लव से एक्सप्लेन करने वाले हैं मैं साथ वो भी एक्सप्लेन करूँगी जो वाइवा वाइज या एमसीक्यूज वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये है कि वेरिकोज वेन और डीवीडी जो वेनस डिसऑर्डर के दो टॉपिक्स हैं इनको समझने से पहले अगर हम लोग लोअर लिम्ब की एनाटॉमी को समझ लें तो हमें जो वेरिकोज वेन और डीवीडी की जो मैनेजमेंट है या जो उसकी एग्जामिनेशन है उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, लोअर लिम्ब की एनाटॉमी के अंदर जो है वो दो हमारे पास अल्लाह ने हमें वेनस सिस्टम दिए हुए होते हैं। एक हमारे पास सुपरफिशियल वेनस सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास डीप होता है। और इनको जो कनेक्ट कर रहा होता है वो हमारे पास परफोरेटिंग वेन्स होती हैं जो हमारे पास सुपरफिशियल और डीप वेन्स को कनेक्ट कर रही होती हैं। अब इनको सुपरफिशियल और डीप क्यों कहा? सुपरफिशियल इस वजह से कहा क्योंकि सुपरफिशियल जो होती हैं वो स्किन के नीचे से जो होती हैं वो लेग्स के अंदर रन कर रही होती हैं, जबकि डीप जो होती हैं वो हमारे पास लोअर लिम्ब में मसल्स के अंदर से जा रही होती हैं। और परफोरेटिंग वेन्स जो होती हैं ये बेसिकली इनको कम्युनिकेटिंग वेन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो सुपरफिशियल वेन होती हैं और जो हमारे पास डीप वेन होती हैं उनको आपस में कम्युनिकेट भी कर रही होती हैं। और परफोरेटिंग नाम इस वजह से दिया क्योंकि डीप फेशिया को परफोरेट करके जाती हैं, जो लेग का डीप फेशिया होता है ना उसको ये परफोरेट करके जाती हैं, तो इनको हम लोगों ने कह दिया परफोरेटिंग वेन्स या कम्युनिकेटिंग वेन्स। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जिसमें सुपरफिशियल वेन जो होती है वो डायरेक्ट जाके डीप वेन में इम्पटी होती है। डॉर्सल वीनस आर्च जो फुट के अंदर होती है, अब उसको अगर हम लोग पूरी प्रॉपर एनाटॉमी को डिस्कस करें तो जो हमारे पास डॉर्सल वीनस आर्च होती है फुट में, जो बिग टो होती है ना वहाँ से एक हमारे पास लॉन्ग वेन रन करती है तो उसको हम बोलेंगे ग्रेट सेफिनस वेन। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डॉर्सल वेनस आर्च है और यहाँ से हमारे पास जो है वो ये ग्रेट सेफिनस वेन जो बिग टो है वहाँ से ये मीडियली है, ये वहाँ से रन कर रही है। और इस ये एंड करती है 2 to 3 सेंटीमीटर जो हमारे पास लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। और वो कम्युनिकेट करती है वहाँ फिमोरल से और इम्पिटी होती है फिमोरल। और यहाँ पे अब जो ग्रेट सेफिनस वेन है वो हमारे पास कौन सी है? वो सुपरफिशियल है और जाके जब ये ड्रेन करेगी फिमोरल वेन के अंदर तो फिमोरल जो है ये हमारे पास कौन सी है? डीप वेन है। इसी तरह डॉर्सल वेनस आर्च का जो लेटरल है, लेटरल से हमारे पास जो होती है वो शॉर्ट सेफिनस वेन आती है जो हमारी ये जो लेटरल साइड फुट होता है वहाँ से हमारे पास जो होती है आती है स्मॉल सेफिनस वेन। और ये स्मॉल सेफिनस वेन जो होती है वो जाके पोप्लीटियल वेन में ड्रेन करती है और पोप्लीटियल वेन हमारे पास जो होती है वो डीप वेन होती है। और फिमोरल पोप्लीटियल डीप वेन होगी और शॉर्ट और सॉरी स्मॉल और या शॉर्ट भी कह सकते हैं जो ग्रेट सेफिनस वेन होती है ये हमारे पास जो होती है वो सुपरफिशियल वेन्स होगी। अब अगर हम लोग नॉर्मल मैकेनिज़्म अगर डिस्कस करें तो होता यूँ है कि जो काफ मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो होता है हमारे पास क्या जाता है, सुपरफिशियल से ब्लड डीप वेन्स में जाता है ना और फिर हमारे पास डीप वेन से वो हार्ट की तरफ चला जाता है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास लेग्स होती हैं ये हमारे पास पेरिफेरल हार्ट है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जैसे हमारे पास सुपरफिशियल ने जो है वो अब सारा ब्लड जो है वो डीप को भेजा और डीप जब हमारे पास वेन्स कंट्रैक्ट करेंगी तो वो सारे का सारा ब्लड जो है वो हार्ट को देंगी। फिर क्या होंगी कि जो वेन है डीप वेन्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी। जब वो रिलैक्स होंगी और ओपन होंगी तो सुपरफिशियल वेन जो होंगी वो सेंड करेंगी ब्लड डीप वेन को। जब हमारे पास डीप जो होंगी जब वो रिलैक्स होंगी ना तो फिर हमारे पास सुपरफिशियल थ्रू परफोरेटिंग वेन उनको सारा का सारा ब्लड क्या करेंगी? देंगी। और जब हमारे पास मसल्स कंट्रैक्ट करें और थोड़ा सा भी ब्लड बैक फ्लो ना करे तो इसके लिए अल्लाह पाक ने हमारे वेन्स के अंदर वेल्व्स रखे हुए हैं जिनको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल वेल्व्स। वेन्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो वेल्व जो होते हैं वो बैक फ्लो नहीं होने देते। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर वेल्व्स भी मतलब बैक फ्लो भी नहीं हो रहा और सारा कुछ ठीक है तो ऐसा क्या होता है कि हमारे पास वेरिकोज वेन्स जो होती हैं वो बन जाती हैं। होता कुछ यूँ है कि जो हमारे पास शॉर्ट और जो ग्रेट और शॉर्ट सेफिनस वेन होती हैं उनमें ब्लड जो होता है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड पूल होना स्टार्ट हो जाता है और इसके कुछ रीज़न्स हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है
और प्राइमरी रीज़न है वो दैट इज़ द वेल्व इनकॉम्पिटेंसी। वेल्व इनकॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है कि सुपरफिशियल वेन का जो अपना प्रेशर होता है ना, वो ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू वेल्व इनकॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो जब काफ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ब्लड तो ऊपर की तरफ चला जाएगा डीप वेन्स की तरफ, लेकिन कुछ दोबारा सुपरफिशियल वेन में आएगा। फिर ऐसा होगा कि दोबारा जब काफ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आगे जाएगा, लेकिन कुछ दोबारा पीछे वापस आएगा। ऐसे करते करते सारे का सारा ब्लड जो है वो पीछे पूल होना स्टार्ट हो जाएगा, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे वेरिकोज डेवलप हो सकती हैं। अगर हम इसकी सेकेंडरी कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेल्विस मैसेज और प्रेगनेंसी एंड डीप वेन थ्रोम्बस, ये इसके सेकेंडरी कॉजेज़ के अंदर आते हैं। अगर इनको हम लोग डिस्कस कर लें तो ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में क्यों, देखिए प्रेगनेंसी में जो फीटस का वेट होता है या एब्डोमिनो पेल्विक वेट होता है वो हमारे पास ज़्यादा हुआ होता है, और प्रेशर जो होता है वो वीन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो फिर हमारे पास बैक फ्लो होता है, और इसमें जो ज़्यादा देर तक लोग खड़े रहते हैं या ज़्यादा वेट उठाते हैं उनमें भी ये इशू हो सकता है। और उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल जो आर्टेरियो वेनस फिस्टुलाज हैं वो भी इसका एक जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी वजह से भी वेरिकोज वेन हमारे पास बन सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स, या आप उसको कह सकते हैं कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि एजिंग और सेक्स स्लाइटली फीमेल प्रीडोमिनेंट एंड फैमिली हिस्ट्री, इरेक्ट स्टैंडिंग एंड डिफेक्टिव जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज एंड स्मूथ मसल्स इन अ वेन वॉल ऑक्यूपेशंस, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिस्क फैक्टर के अंदर आती हैं। और अगर इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे तो क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोगों ने इसकी की हुई है, इसको हम लोगों ने डिग्रीज दी होती हैं, मतलब कि C0 से लेके हम लोगों ने C6 तक डिग्री दे, हमने इसको डिग्री दी होती है, ठीक है। और अब इसकी अगर इसकी डिग्री हम लोग देखेंगे तो C0 से लेके C6 तक हम लोगों ने इसको डिग्री दी हुई है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वेरिकोज वेन्स कितनी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें जो डिग्रीज हम लोगों ने दी हैं, अगर C0 को देखें तो C0 का मीन होता है कि नो विजिबल एंड नो पैल्पेबल साइन ऑफ वेरिकोज वेन। कोई भी ऐसा साइन हमें वेरिकोज वेन का कोई नज़र नहीं आ रहा, वेरिकोज वेन नहीं है। उसके बाद अगर C1 को देखें तो इसका मीन ये होता है कि वेरिकोज वेन की जो कैटेगरी से कम वेन्स हैं, मतलब वेरिकोज वेन नहीं है लेकिन उसकी कैटेगरी से कम है। C2 का मतलब ये होता है कि प्रॉपर वेरिकोज वेन्स हैं, और C3 का मीन होता है कि वेरिकोज वेन भी है और प्लस एडिमा भी है, और C4 का मीन ये होता है कि अब वेरिकोज वेन जो होती हैं वो स्किन के अंदर जो है वो क्या करना शुरू हो गई, चेंजेस, यानी स्किन के अंदर चेंजेस काज करना शुरू हो गई हैं। अब ये क्वेश्चन होता है कि वेरिकोज वेन जो होती हैं वो स्किन में चेंजेस क्यों काज करती हैं। होता कुछ यूँ है कि जब हमारे पास ब्लड पूल होता है तो बॉडी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है। अब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से जो मीडिएटर रिलीज़ होते हैं ना, वो ओवरलाइंग स्किन पर जो है ना वो इचिंग स्टार्ट कर देते हैं, ख़ारिश स्टार्ट कर देते हैं, और पेशेंट जो होता है वो सीवियर इचिंग की कंप्लेन कर रहा होता है। सबक्यूटेनियस फैट में जो होता है वो इन्फ्लेमेशन बार बार होने की वजह से एक अजीब सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, और स्किन में जो है ना वो ये चीज़ जो होती है वो सारी की सारी स्किन पे मैनिफेस्ट करती है। जब ये स्किन पे मैनिफेस्ट करती है तो उसको हम लोग एक टर्मिनोलॉजी से मतलब उसको एक हम टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो टर्मिनोलॉजी होती है लिपोडर्मोस्क्लेरोसिस। ये हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास सारे मीडिएटर रिलीज़ हुए और स्किन पे वो उन्होंने ओवरलाइन किया और फिर उन्होंने इचिंग स्टार्ट कर दी, और वो इचिंग बहुत सवेयर हुई और बार बार हुई, तो दैट इज़ नोन एज लिपोडर्मोस्क्लेरोसिस, जो स्किन पे मैनिफेस्ट करेगी। इसमें होता ये है कि ओवरलाइन स्किन जो होती है वो हार्ड एंड रेड रेड कलर की हो जाती है। अब हमारे पास ये है कि स्किन कलर में चेंज क्यों आता है। स्किन कलर में इस वजह से चेंज आता है कि हमें पता है कि ब्लड में क्या होता है, हीमोसिड्रिन होता है, और हीमोसिड्रिन जो होता है वो डिपॉजिट होता है स्किन में और उसकी पिगमेंटेशन कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो स्किन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो C5 है और C6 है। अच्छा, C5 वो कैटेगरी है कि पेशेंट ने इतनी ज़्यादा ख़ारिश की कि उसकी स्किन में जो है वो अल्सर्स बन गए, तो वो ठीक भी हो गए, मतलब पहले अल्सर्स जो थे वो बने, लेकिन फिर जो है वो ठीक भी हो गए, मतलब हील अल्सर हो गए। अल्सर एक्टिव नहीं है बल्कि वो अल्सर ठीक भी हो गया। लेकिन C6 की वो कैटेगरी है कि जो है वो ज़ख़म तो बन गए लेकिन अब उसके हील नहीं हो रहे, तो दैट इज़ एक्टिव अल्सर्स, ठीक है। तो C5 इज़ हील अल्सर एंड C6 इज़ एक्टिव अल्सर। तो ये हमारे पास जो है वो C6 तक कैटेगरीज हैं। उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटियोलॉजिकल काजेज़ में आता है कि क्या कंजेनिटल है,
या प्राइमरी काजेज़ हैं, सेकेंडरी काजेज़ हैं, या कॉजेज़ का पता नहीं है। एनाटॉमिकल का मतलब ये होता है कि डिपेंड कौन सी वेन्स या किस वेन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और पैथोफिजियोलॉजिकल का मतलब है कि रिफ्लक्स हो रहा है, या रास्ते में कोई डीवीडी या थ्रोम्बस है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, या दोनों ही हैं, ठीक है। ये इसका एक दूसरा काज है। ओके, आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो उसमें हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। अगर वो हम लोग देख लें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ईचिंग लेग एट द एंड ऑफ डे आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, एंकल स्वेलिंग और ईचिंग, ब्लीडिंग, लिपोडर्मोस्क्लेरोसिस, एक्जिमा, अल्सरेशन और सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। और साइंस जो हैं वो हमारे पास है कि डायलेटेड वेन इन अ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ एंड इनएक्टिवेटेड ऑफ वेरिकोज वेन। डायलेटेड वेन जो होती हैं, डायलेटेड वेन एंड ट्रिब्यूटरीज एंड ग्रेटर एंड लेसर सेफिनस वेन। ओके, अच्छा अब देखिए होता क्या है, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं बेसिकली उसके अंदर कि स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है, और हमें इचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट कर रहा है तो वो कहेगा कि ब्लीडिंग भी हो रही है, एक्जिमा भी हो रहा है, और अल्सर भी हो रहा है, और लिपोडर्मोस्क्लेरोसिस भी हो रही है, और स्किन एरिथमास वगैरह। ओके, अच्छा वेरिकोस वेन में ना हिस्ट्री और एग्जामिनेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने शॉर्ट केसेस के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, पेशेंट से, कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इसको वेरिकोस वेन का ही कोई इशू होगा। सबसे पहले तो पेशेंट से आपने पूछना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि आपको डीवीडी था। पेशेंट को तो आप डीवीडी का नहीं पता, तो आप उससे पूछेंगे कि क्या आपको कोई हार्ट का इशू था। फीमेल को देखेंगे कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती हैं दैट इज़ द मेजर फैक्टर ऑफ द डीवीडी। अच्छा, स्किन पर देखेंगे वो कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हुई, फॉर एग्जांपल जैसे एक्जिमा या ईचिंग वगैरह तो नहीं हुई, ठीक है। तो उसको साथ देख के हम लोग ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप कि उसके साथ आप कुछ टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो टेस्ट, जो टेस्ट हैं वो ये हैं कि एक तो बर्थ टेस्ट होता है, ठीक है। और सेकंड जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हम लोग टॉर्निकेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक जो है उसकी स्पेलिंग है TRENDLENBEG, ठीक है। ये वाला एक टेस्ट है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। ये हमारे पास टेस्ट है। अच्छा, इनमें इस टेस्ट में हम लोग करते क्या हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास ट्रेंड, ओके, जो ट्रेंडिंग बेस्ड टेस्ट है इसमें ये होता है कि ये परफोरेटिंग, जो हमारे पास क्या होता है, जो परफोरेटिंग वेन्स होती है ना उनकी इनकॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। जो पर्स टेस्ट होता है ये डीप वेन की इनकॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए, मतलब उसको चेक करते हैं कि कहीं डीप वेन तो इनकॉम्पिटेंट नहीं है। ये दोनों टेस्ट उनके लिए परफॉर्म किए जाते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो इस टेस्ट में होता क्या है, क्या पेशेंट्स को कहते हैं कि लेग एलिवेट करें, और कुछ जो होंगी जब वो लेग एलिवेट करेगा कि वो लेट जाए। सॉरी, सबसे पहले पेशेंट आपको ये कहेंगे, सबसे पहले आप पेशेंट को ये कहेंगे कि उसको लेटाएंगे और उसकी लेग को एलिवेट कर देंगे। तो कुछ जो होंगी वो हमारे पास इम्पटी हो जाएंगी, और बाकी आप हाथ से भी इम्पटी करेंगे उसको, ठीक है। और आप अपर थाई वाले पोर्शन के ऊपर टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि सुपरफिशियल वेन ओक्लूड हो जाए, ठीक है। डीप वेन को ओक्लूड नहीं करना, सुपरफिशियल को करना है। और आप कहाँ पे करेंगे, स्फीनोफिमोरल जंक्शन पर, ठीक है, टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे। देन पेशेंट को कहेंगे कि वो खड़ा हो जाए, ठीक है। जब आप उसको खड़ा होने को बोलेंगे, और टॉर्निकेट बंधा हुआ, टॉर्निकेट खोलना नहीं है, टॉर्निकेट बंधे हुए पेशेंट को कहना है कि खड़े हो जाएं, ठीक है। जब वो खड़ा होगा और अगर वेरिकोज वेन्स अपीयर नहीं हुई, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे ना कि वहाँ पे वेरिकोज वेन्स अपीयर हो रही हैं या नहीं है। ओके, अगर वेरिकोज वेन अपीयर नहीं होंगी तो दैट मीन कि हमारे पास मसला जो है वो स्फीनोफिमोरल जंक्शन के ऊपर है, क्योंकि टॉर्निकेट बांधी हुई है और वहाँ पे हमें कोई भी इशू ऐसा नहीं दिखा, तो तब हमें यही लगा कि मसला कहाँ पे है, स्फीनोफिमोरल जंक्शन पे। अगर परफोरेटिंग वेन में मसला हुआ तो जो हमारे पास वेरिकोज वेन्स हैं सॉरी वेरिकोज वेन है वो हमारे पास अपीयर हो जाएंगी। टॉर्निकेट फिर हम लोग खोलेंगे, ठीक है। और टॉर्निकेट खोलने पर हम देखेंगे कि अगर रैपिड फिलिंग हो रही है तो दैट मीन कि सुपरफिशियल वेन में कोई, ठीक है। ये दो हमारे पास पर्स टेस्ट भी हो गया और ट्रिलेंजिंगबर्ग टेस्ट भी हो गया। और सेकंड जो है वो हमारे पास, मैं पर्स टेस्ट को फर्दर एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले टॉर्निकेट टेस्ट देख लें। इसमें क्या होगा कि इसमें हम मल्टीपल टॉर्निक होता, सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसके अंदर हम लोग मल्टीपल टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं, और फिर हम लोग मल्टीपल टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं, और जो सबसे एंड वाली होगी उसको फिर हम लोग खोलते जाएंगे और देखते जाएंगे कि मसला कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे फिलिंग हो रही है और कहाँ पे जब टॉर्निकेट थी तो फिलिंग नहीं हो रही, इसमें हम लोग वो देखेंगे, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसको परतीस भी पढ़ सकते हैं, पर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो परतीस टेस्ट में हमारे पास क्या होगा कि जो डीप वेन के लिए ये हम लोगों ने पहले बताया था कि ये हम लोग डीप वेन के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग टॉर्निकेट बांधते हैं पेशेंट्स को और कहते हैं उसको कि थोड़ा सा तेज़ चले ताकि उसके मसल्स जो हैं वो काम करें। तो अगर हमारे पास वेरिकोज बेहतर हो जाती हैं तो मीन्स कि डीप वेन इज़ गुड, और अगर हमारे पास वेरिकोज वेन जो थी वो प्रमोट हो जाती है तो दैट मीन के डीप वेन में कोई ना कोई। ओके, तो ये हमारे पास सारे का सारा क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आ गया, जिसमें हम लोगों ने स्वेलिंग पे डिस्कस कर लिया और कुछ हमारे पास जो टेस्ट थे वो भी साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। अब नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, डॉपलर करते हैं, डुप्लेक्स करते हैं, वेरिकोग्राफी करते हैं। अच्छा, होता ही है कि जो डॉपलर होता है ना उसमें हम लोग वेन को देख रहे होते हैं, डुप्लेक्स में आपको प्रॉपरली नज़र आ रहा होता है कि बेसिकली सारा पता चल जाता है कि मसला क्या है, ब्लड फ्लो में है या कहाँ पे प्रॉब्लम है वेन में, ठीक है। और वेरिकोज वेन जो होता है वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लोग डाई डाल के जो है वो लाइफ स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेशन फॉर ओके रिकरेंट एपिसोड ऑफ हेमरेज, डेवलपमेंट ऑफ द स्किन चेंजेस, कॉस्मेटिक रीजंस, अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्क्लेरोथेरेपी एंड नेक्स्ट फिर जो है वो कंप्रेशन स्टॉकिंग करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो मैनेजमेंट है, जब भी पेशेंट आपके पास आए तो आपने डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसी पे ही हम लोग मैनेजमेंट देते हैं, ठीक है। तो उसी पे आपने मैनेजमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो आपने क्या करवाना है, पेशेंट को रीश्योर करवाना है और साथ उसकी ग्रेजुअल जो है वो स्टॉकिंग करनी है, ठीक है। जो ग्रिप्स वगैरह होती है वो आपने इसको चढ़ा देनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, अगर प्रॉब्लम हाई है और साथ कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप जाएंगे या तो एंडोवीनियस थेरेपी पे या फिर आप उसकी सर्जरी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो एंडोवीनियस हमारे पास थेरेपी होती है उसमें हमारे पास तीन हमारे पास वेज होते हैं जिसमें हम लोग एंडोवेनियस थेरेपी करते हैं। एक हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग बेसिकली एक मटेरियल यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सोडियम मिथाइल टेट्राअसाइल सल्फेट एजेंट जो होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एजेंट यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो हम इसको दोबारा से प्रोनाउंस कर रही हूँ, सोडियम मिथाइल टेट्रासल्फेट एजेंट। हम देखते हैं कि जहाँ से वेन इनकॉम्पेटेंट है ना तो ये वहाँ पर हम लोग उस जगह पर जो है वो डालते हैं और वो उसको क्या कर देगा, थ्रोम्बोस कर देगा। ये एजेंट उस जगह को थ्रोम्बोस कर देगा, ठीक है, या वहाँ पे फाइब्रोसिस कर देता है, ठीक है, अगर वो गलत सप्लाई कर रही है। मतलब इसमें क्या है, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्क्लेरोथेरेपी है इसके अंदर हम लोग जो है वो एक सोडियम मिथाइल टेट्रासाइल सल्फेट जो है वो एजेंट हम लोग देंगे और वो वहाँ पे अगर वो ब्लड सप्लाई जो लेके जा रहा था वो अगर वो गलत लेके जा रहा था तो वहाँ पे स्क्लेरोसिस कर देगा और फाइब्रोसिस कर देगा या उस जगह को ख़त्म कर देगा। उसके बाद कहता है कि एंडोवेनस लेज़र एब्लिएशन में ये है कि इसके अंदर जो है वो हम लोग लेज़र को यूज़ करके एब्लिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर हम लोग हीट यानी थर्मल जो है वो हीट का यूज़ करके एब्लिएशन करें। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है, ठीक है, अगर हमारे पास इसमें इससे भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। आपने सर्जरी के इंडिकेशंस को जो सर्जरी के इंडिकेशंस है वो आपको ये ज़रूर याद रखनी है। हर पेशेंट में हम सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर हमारे पास उसको जो है वो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, साथ ब्लीडिंग हो रही है और हेमरेज वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम जो है वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे। स्किन चेंजेस भी आ रही हैं और साथ लाइफ क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है तो फिर हम लोग सर्जरी ज़रूर परफॉर्म करेंगे। लेकिन सर्जरी में आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको डीवीडी है तो डीवीडी के पेशेंट के अंदर जो सर्जरी होती है वो हमारे पास सर्जरी की मेजर कंट्राइंडिकेशन है, क्योंकि सर्जरी में सुपरफिशियल वेनस सिस्टम को हम लोग निकाल रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ जगहों से, ठीक है। और अगर सुपरफिशियल वेन रिमूव कर देंगे और डीप वेन में थ्रोम्बस होगा तो ब्लड लेके जाए कौन जाएगा वहाँ पे, क्योंकि डीवीडी के पेशेंट्स के अंदर ब्लड लेकर जाने की जो मेजर जिम्मेदारी होती है वो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम की होती है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो दैट इज़ द मेजर कंट्राइंडिकेशन ऑफ सर्जरी के डीवीडी के अंदर हम लोग सर्जरी परफॉर्म नहीं।
सर्जरी में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एब्लिएट करते हैं। जैसे स्पिनोफिमोरल जंक्शन एब्लिएशन होती है और स्पिनोपोप्लिटियल होती है, और परफोरेटिंग वेन की भी जो होती है वो हमारे पास एप्लीकेशन हो सकती है। हम लोग इसको अंडर एनेस्थीसिया परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली हम लोग ग्रेट सेफिनस वेन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं नी के लेवल तक। नी से नीचे इसलिए रिमूव नहीं करते क्योंकि इसके साथ जो होती है वो नर्व चल रही होती है, ठीक है, जिसको सेफिनस नर्व कहते हैं, तो उसको डैमेज होने का खतरा होता है। और जो शॉर्ट सेफिनस वेन होती है, ठीक है, उसको भी हम लोग उसके साथ जो नर्व चल रही होती है दैट इज़ द सूरल नर्व, तो इनके डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो ये हम लोग देख के करते हैं। उसके बाद जो परफोरेटर्स हैं उनको हम लोग नहीं निकालते क्योंकि परफोरेटर थोड़ा डीप होते हैं, उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और हम लोग जो है वो कोई भी स्मॉल वेरिकोज वेन्स हमें अगर नज़र आती हैं, छोटी छोटी वेन्स, तो उनको हम रिमूव कर देंगे और इसको फ्लेबेक्टमी कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये जैसे कि इस नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिखाई हुई है, इसके अंदर दिखाया हुआ है कि ये नॉर्मल वेन है, और यहाँ पे जो सेकंड है वो वेरिकोज वेन आपको नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वेल्व इनकम्प्लीटेड हो चुके हैं, तो ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, बैक फ्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इमेज है उसमें भी आपको नॉर्मल वेन दिखाई हुई है, यहाँ पे भी वेल की इनकॉम्पिटेंसी शो हो रही है सेकंड इमेज के अंदर जो वेरिकोज वेन है, ठीक है। और लास्ट के अंदर आपको स्टेजिंग दिखाई हुई है कि फर्स्ट स्टेज ये है, सेकंड, फोर्थ। और यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो फर्स्ट में जो इमेज है अगर देखें नॉर्मल वेन, नो बैक फ्लो, लेकिन जब हमारे पास वेरिकोज वेन डेवलप हुई तो वो वेल की इनकॉम्पिटेंसी से डेवलप हुई और उसमें बैक फ्लो ज़रूर करेगा। ओके, आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी।